हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के भाव पर रूस से तेल खरीदने को अब तैयार हो गया है पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने अमेरिका में किया ये सबसे बड़ा ऐलान। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला पर अब भाजपा हुई पलटवार। जी हाँ दोस्तों, दे दिया माकूल जवाब। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर चीन ने लगाई ऐसी सेंध की ब्रिटेन के पैरों तले खिसक गई जमीन। बताएंगे क्या है खबर दोस्तों, और साथ ही साथ जो बाइडेन प्रशासन की बोलती कर दी गई है बंद। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान एक खतरनाक देश है तो फिर उसे F-16 लड़ाकू विमान क्यों दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा सवाल उठाया है दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहाँ भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, और कौन सा सबसे कम। बताएंगे सर्वे की रिपोर्ट में ये सामने आया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको हर तरह की जानकारी से अपडेट करने वाले हैं दोस्तों। धनतेरस में सोने चांदी के रेट को लेकर भी बड़ी खबरें बताने वाले हैं, तो हर तरह की इन खबरों को जानने के लिए दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और यही कारण है कि भारत की विदेश नीति मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बेस्ट है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने अमेरिका में किया बहुत बड़ा ऐलान। कहा भारत के भाव पर रशिया से तेल खरीदने को तैयार है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, विनाशकारी बाढ़ और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान ने रूस की ओर रुख किया है दोस्तों। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि उनका देश रशिया से उसी भाव पर तेल खरीदने को तैयार है जिस भाव पर पड़ोसी देश भारत को उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इशाक डार पाकिस्तान के नवनियुक्त वित्त मंत्री हैं। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार उन्होंने ये टिप्पणी अमेरिका यानी यूएस की आधिकारिक यात्रा के दौरान किया है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए मंत्री ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण बहुत कठिनाई हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें बस इस बात की उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान रशिया से रियायती ईंधन खरीदता है तो पश्चिमी देशों को उससे कोई समस्या नहीं होगी। द न्यूज ने इशाक डार के हवाले से कहा कि मैंने वॉशिंगटन में अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य देशों के अधिकारियों के प्रमुखों के साथ 58 बैठकें की हैं। पाकिस्तान में बाढ़ पर चर्चा के लिए आयोजित एक गोल मेज सम्मेलन में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि जब खाद्य संकट के बीच खाद्य आपूर्ति की बात आती है तो वे रशिया को एक दीर्घकालिक और स्थिर भागीदार के रूप में देखते हैं। रशिया हमारे लिए एक नए आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। पहले ये एक अलग तरह का देश हुआ करता था। जब हमारे लिए खाद्य आपूर्ति की बात आती है तो हम रशिया को एक दीर्घकालिक स्थिर भागीदार के रूप में देखते हैं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान का ये कहना है कि वो रशिया से अब तेल और गेहूं दोनों खरीदेगा दोस्तों, लेकिन तेल की बात उन्होंने करते हुए कहा है कि वो उसी रेट पर रशिया से ईंधन खरीदने को तैयार है जो पड़ोसी देश भारत को उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के हर एक लेन देन पर पाकिस्तान तरीके से नजर गड़ाए बैठा है दोस्तों, और हर तरह की जानकारी पाकिस्तान को होती नजर आ रही है। और वो भारत को लेकर दोस्तों कितनी भी नफरतें दिखा ले पाकिस्तान, लेकिन भारत की चीजों को नकल करने से पीछे भी नहीं हटता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत सबसे मोस्ट इम्प्रूविंग कंट्री है दोस्तों, सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान भारत की नकल करने से पीछे हटता नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अब तेल को लेकर भी बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान देश को बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर की बात करें अगली, जहां पर आखिर क्यों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिया भारत को लेकर बड़ा ही शर्मनाक बयान। कहा भारतीय होने पर शर्म आती है। जी हाँ दोस्तों, घाटी में आतंकी लगातार कश्मीरी पंडित और वहाँ के आम लोगों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। पिछले 1 साल में कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की कई घटनाएं हुई हैं दोस्तों, जिस पर अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान आया है। राज्यपाल ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। घाटी में हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या पर राज्यपाल ने कहा है कि एक भी हत्या, किसी मासूम की हत्या, निर्दोष लोगों की हत्या से बड़ा जघन्य अपराध कोई हो ही नहीं सकता। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय होने के नाते उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। राज्यपाल ने ये बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सयाना इलाके
इलाके के बसी बांगर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान कही है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि मुझे इन घटनाओं को लेकर एक भारतीय के रूप में शर्म आती है। ऐसे में दोस्तों अगर ये घटनाएं हो रही है दोस्तों, तो इस पर ये पाकिस्तान को लताड़ भी लगा सकते थे दोस्तों, आतंकवाद को लेकर अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से ये कहा है कि एक भारतीय होने पर शर्मिंदगी है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और इनके बयान का आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर इनको वाकई भारतीय होने पर शर्मिंदगी है दोस्तों, तो इनके लिए दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। आप सभी को बता दें, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर कल अब्दुल्ला के बयान के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फारूक अब्दुल्ला पर बड़ा हमला, कहा वार्ता की वकालत के बजाय पाकिस्तान की करे निंदा। जी हाँ दोस्तों, जो हमने कल की खबर में आपको बात बताई थी अंत में, वही चीज ये कहते नजर आए हैं दोस्तों, और यही चीज कहते हुए इन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर कटाक्ष किया है। बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला के हालिया एक बयान पर करारा हमला करते हुए जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मंगलवार को कहा कि नेका प्रमुख को पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करने की बजाय पड़ोसी देश की निंदा करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में घाटी में कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमले होने के बाद बयान दिया था कि घाटी में तब तक हत्याएं नहीं रुकेंगी जब तक केंद्र सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करती। जिन्होंने हमारे कल की खबर नहीं देखी दोस्तों, आप कृपया करके कल की खबर अवश्य देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है पूरी खबर। आपको बता दें कि इसी फारूक अब्दुल्ला के बयान का दोस्तों रैना ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने की बजाय फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में साथ देने का आह्वान करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी रैना जी की इन बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही कहा, कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर खबर की बात करें, जहां ब्रिटिश पायलटों को घूस देकर सैनिकों की ट्रेनिंग करा रहा है चीन, खुफिया सूचना लीक होने के डर से कांपा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने अपने पुराने सैन्य पायलटों को चीनी सेना में काम करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 पूर्व सैन्य पायलट पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ट्रेनिंग देने में लिप्त पाए गए हैं। जी हाँ, ये पूर्व पायलट ब्रिटिश सेना में टाइफून, जैगुआर, हैरियर और टॉर्नेडो उड़ा चुके हैं दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक इन ब्रिटिश पायलटों को भारी रकम देने का लालच देकर ट्रेनिंग के लिए चीन बुलाया गया है। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक इन पायलटों को खोजने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस अधिकारियों के मुताबिक पायलटों को चीन बुलाने का मामला बढ़ गया है। इसे देखते हुए ब्रिटेन ने पूर्व मिलिट्री पायलट्स के लिए चेतावनी जारी कर दिया है दोस्तों। एक अधिकारी ने बताया है कि इन रिटायर ब्रिटिश पायलट्स को 2,37,911 पाउंड स्टर्लिंग ऑफर किया जा रहा है। भारतीय रुपए में देखे तो ये राशि लगभग 2.25 करोड़ है। चीनी सेना इन पायलटों से जानना चाहती है कि आखिर कैसे पश्चिमी विमान और पायलट काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जब पाकिस्तान एक खतरनाक देश है तो फिर उसे F-16 लड़ाकू विमान क्यों मुहैया कराया जा रहा है अमेरिकी जो बाइडेन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सवाल पर जो बाइडेन प्रशासन की बोलती हुई बंद। बता दे, पाकिस्तान को F-16 के अपग्रेड के लिए दी गई सैन्य मदद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं दोस्तों। पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को एक खतरनाक देश करार दिया है। व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जो बाइडेन प्रशासन से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उनके प्रेस सेक्रेटरी बगले झांकने लगे। जी हाँ, जो बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान को F-16 के साथ ही $450 मिलियन की सैन्य मदद देने का ऐलान भी किया है। भारत की तरफ से इस पर जब नाराजगी जताई गई तो अपने ही तरह से अमेरिका ने जवाब दिया। जी हाँ, सोमवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन पियरे मीडिया से रूबरू हो रही थी। वो यहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने के लिए आई थी। उनकी माने तो सरकार की तरफ से पहले ही खतरनाक देश वाले बयान पर सफाई दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने हिटलर से कर दी है जो बाइडेन की तुलना डेमोक्रेट पर लगाए नस्ल भेद के आरोप। जी हाँ, अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से की है दोस्तों। उन्होंने गबार्ड ने आरोप लगाए हैं कि ये पार्टी एक तरह से कुछ एलिट लोगों के नियंत्रण में है जो जंग की बातें करते हैं, श्वेत लोगों का विरोध करते हैं, नस्ल भेदी ग्रुप में तब्दील हो रहे हैं।
राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से की। गवार्ड ने अपने पहले वीकेंड के दौरान 8 नवंबर के मध्यावधि चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान ये टिप्पणी की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन और हिटलर दोनों की सत्तावाद को लेकर एक ही मानसिकता है। जो बाइडेन की तुलना हिटलर से करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वे सभी मानते हैं कि जो वे कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। हिटलर ने भी सोचा था कि वो वही कर रहा है जो जर्मनी के लिए सबसे अच्छा है। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप में कौन सबसे बेस्ट राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं अमेरिका के? दोस्तों बयान जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आना होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित 90वीं इंटरपोल आम सभा को संबोधित किया। इस जनरल असेंबली में 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए, जिसमें कई देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आने की अपील की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि विविधता और लोकतंत्र को कायम रखने में भारत दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। उन्होंने कहा कि पिछले 99 वर्षों में इंटरपोल ने 195 देशों में विश्व स्तर पर पुलिस संगठनों को जोड़ा है। ये कानूनी ढांचे में अंतर के बावजूद है। उन्होंने कहा कि अब समय आगे देखने का है और अतीत को भी देखने का। हमारे वेद कहते हैं कि सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए और भारत वैश्विक सहयोग में विश्वास करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। दोस्तों एक और खबर की ओर चले जहां पर जो बाइडेन के खतरनाक देश बताने पर भड़की पाकिस्तानी सेना, दिया जवाब। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देशों में से एक बताने के बाद से ही पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में मंगलवार को पाकिस्तानी सेना ने बयान भी जारी कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने के नाते पाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के अनुरूप सभी जरूरी कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग की ओर से यह बयान रावलपिंडी में 252वें कोर कमांडर सम्मेलन के दौरान दिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें कि जो बाइडेन ने एकदम से अपने बयान को भी पलट दिया है। दोस्तों जी हाँ, कहा कि हमें विश्वास है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार सुरक्षित रखेगा। जी हाँ, अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को कहा है कि परमाणु संपत्ति की सुरक्षा करने की पाकिस्तान की क्षमता से वो आश्वस्त है, लेकिन उसके पास बगैर किसी सामंजस्य के ये हथियार हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका ने हमेशा एक सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान को अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण माना है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से जो बाइडेन के उन बयान को एक तरीके से ढका जा रहा है। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, दाऊद हाफिज सईद को भारत को सौंपने पर FIA प्रमुख ने सादी चुप्पी जवाब देने से कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, आखिर भारत को डॉन दाऊद इब्राहिम कब सौंपे जाएंगे, इस सवाल पर भारत आए पाकिस्तान के FIA चीफ ने रख ली अपने मुंह पर उंगली। जी हाँ दोस्तों, 90वीं इंटरपोल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कल यानी मंगलवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ और इस कॉन्फ्रेंस में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की ओर से संघीय जांच एजेंसी यानी FIA के महानिदेशक मोहसिन भट्ट भी शामिल हुए। इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पाकिस्तान से आए FIA के महानिदेशक मोहसिन भट्ट से पूछा कि क्या वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे, तो मोहसिन भट्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया दोस्तों, और अपनी उंगलियों को होठों पर रख लिया। यानी कि उन्होंने कह दिया कि मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगा। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आतंकवाद पर पाकिस्तान हर तरीके से चुपचाप बैठा है दोस्तों, मुंह पर उंगली भी रखते हुए दिखा रहे हैं दोस्तों, इससे साफ झलकता है कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद का पूर्ण उपयोग कर रहा है। आप लोग मानते हैं कि नहीं दोस्तों? इस बात को लेकर बताइएगा जरूर। और यही सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि भारत ने क्लियर कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ तभी बातचीत करेंगे जब पाकिस्तान आतंकवाद को दूर रखेगा और पूरे तरीके से खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की आतंकवाद पर चुप्पी ये साफ दर्शाती है कि ये संभव नहीं होने वाला। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। आपकी जो भी इस पर निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम जैसा सोचा करते थे उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से ताइवान पर कब्जे की तरफ बढ़ रहा है चीन। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी दी है।
है। जी हाँ, ब्लिंकन ने कहा है कि हम पहले जैसा सोचा करते थे, चीन उससे भी तेज गति से ताइवान पर कब्जे का निर्णय ले चुका है। उन्होंने बताया कि ताइवान को लेकर चीन की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शी जिनपिंग के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ताइवान पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हो सकता है। ताइवान भी चीन के किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार है। ऐसे में अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रशिया यूक्रेन जंग से भी ज्यादा बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। ताइवान के पास अमेरिकी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। ताइवान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक मिसाइलों का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां जय शाह जी के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पीछे हटने की दे दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोले तो बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी के एक बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। दोस्तों, जय शाह ने कहा है कि भारत साल 2023 में होने वाले एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिसके बाद अब पाकिस्तान की ओर से जवाब दिया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो अगले साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में अपना नाम वापस ले लेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत के इस बयान के बाद पाकिस्तान कड़े फैसले लेने को तैयार है, लेकिन वो आईसीसी और एसीसी के नियमों का भी ख्याल रखेगा। इतना ही नहीं, भारत के एशिया कप के लिए पाकिस्तान न आने के फैसले पर पीसीबी का कहना है कि वो भी वनडे वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले सकता है, जो 2023 में भारत में होना तय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वनडे विश्व कप से नाम वापस लेने की इस धमकी को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? आपकी जो भी राय हो, अगर आप भी क्रिकेट मैच के लवर हैं दोस्तों, तो अपनी राय इस पर अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ेगा यूक्रेन, अब जेलेंस्की को मिल सकती है इजराइल की मदद। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है कनेक्शन? रशिया की मदद करने के चलते यूक्रेन अब ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो रूसी हमलों में मदद करने के लिए ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सौंपेंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन के कई शहरों में पिछले एक सप्ताह से लगातार रूसी हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, सोमवार को कीव में हुए हमलों में विस्फोटकों से लदे ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे और इन हमलों में 4 लोग मारे गए थे दोस्तों, तथा इमारतों में आग लगा दी गई थी। हमले में रूसी बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन ईरान के शाहेद ड्रोन प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां बांग्लादेश ने विकास में रचा नया इतिहास, साउथ एशिया की पहली अंडर वाटर टनल की तैयार। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश विकास की दिशा में एक और नया इतिहास बनाने जा रहा है। मल्टीपर्पज रोड रेल ब्रिज पन्ना ब्रिज के बाद यहाँ दक्षिण एशिया पहली अंडर वाटर रिवर क्रॉसिंग सुरंग का उद्घाटन होने जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश ब्रिज अथॉरिटी के सूत्रों के अनुसार टनल का निर्माण करीब 92% पूरा हो चुका है। बंधु शेख मुजीबुर रहमान सुरंग के नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में उद्घाटन होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ लिज ट्रस पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक समेत ये 4 नाम। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भले ही अपने विवादित मिनी बजट को लेकर देश से माफी मांग ली हो, लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के ही ज्यादातर सदस्य अब ये चाहते हैं कि लिज ट्रस इस्तीफा दे दें। कंजर्वेटिव पार्टी के 530 सदस्यों के यू गवर्नमेंट सर्वेक्षण में पाया गया है कि 55% सदस्य का मानना है कि लिज ट्रस को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं अब प्रधानमंत्री पद के लिए बोरिस जॉनसन के अलावा भारतवंशी ऋषि सुनक, जेरेमी हंट और पेनी मोर्डेंट भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री लिज ट्रस का अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध हो रहा है। ऐसे में ट्रस के प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक की 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। एक और खबर की बात करें, जहां इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरूशलेम को राजधानी मानने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मंगलवार को एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत उसने पश्चिमी यरूशलेम को इजरायली राजधानी के रूप में मानने से इनकार कर दिया है और मान्यता वापस ले ली। सरकार ने इस फैसले को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता के हिस्से के रूप में बताया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने साल 2018 में पश्चिम यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता दे दी थी, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार के इस फैसले को बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी, कहा अगर यूक्रेन को भेजे हथियार तो बहुत बुरा होगा अंजाम। जी हाँ, रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इजराइल को यूक्रेन की मदद करने को लेकर चेतावनी दे दी है। दिमित्री ने कहा है कि अगर इजराइल यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा तो रशिया और इजराइल के राजनयिक संबंध खत्म हो जाएंगे। मालूम हो कि दिमित्री मेदवेदेव मौजूदा समय में रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं और उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मुख्य सहयोगी माना जाता है। रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर लिखा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की ओर से यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। ये एक लापरवाह कदम है। ये कदम रशिया और इजराइल के बीच सभी राजनयिक संबंधों को खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी जानकारी देते जहां पर रशिया सेना ने फिर कब्जाया खार्किव। यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन हुए तबाह। ड्रोन वारफेयर की ये नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग में शह और मात का खेल लगातार जारी है। एक महीने पहले ही यूक्रेन की सेना ने रूस को खार्किव जैसे बड़े शहर से खदेड़ दिया था और इसे रूसी सेना की हार के तौर पर प्रचारित किया गया था। दोस्तों, अब रशिया की सेना एक बार फिर से आक्रामक हमले कर रही है और खार्किव पर कब्जे का दावा किया है। दोस्तों, मंगलवार को रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने खार्किव पर कब्जा जमा लिया है और रशिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना की यूनिट्स ने आक्रामक अभियान के तहत खार्किव के गोरोबिवका पर कब्जा कर लिया है और ये वही इलाका है दोस्तों जहां से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा था। जी हाँ, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे ज्यादा चाहते हैं छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लोग, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज कौन सा राज्य है दोस्तों, सर्वे में आया सामने। बता दें, नरेंद्र मोदी जी 8 वर्षों से अधिक समय से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों का लगाव अब भी कम नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये तथ्य न्यूज एजेंसी IANS और सर्वे एजेंसी सी वोटर के साझा सर्वेक्षण में सामने आया है। राज्यवार सर्वे में आए आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा यानी 93.3% पसंद करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में हैं। सर्वे में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के सिर्फ 6.7% लोगों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसके उलट सबसे ज्यादा 35.8% गोवा के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नाराजगी जताई। यूं कहें कि गोवा के 64.2% लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश हैं। ये आंकड़ा देश के अन्य सभी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले राज्यों में दिल्ली 91.4% के साथ दूसरे, पश्चिम बंगाल 90.2% के साथ तीसरे, असम 90% के साथ चौथे और हिमाचल प्रदेश 88.8% 5वें नंबर पर है। यानी दिल्ली में 8.6% लोग ही ऐसे हैं जो मोदी जी से नाराजगी जाहिर करते हैं। बाकी दोस्तों भर भर के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप पसंद करने वालों में से हैं दोस्तों या नापसंद करने वालों में से? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना फिर मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, साथ ही साथ 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की वहां रखेंगे आधारशिला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे और इस दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा करने के अलावा वो 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी जी सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां दर्शन व पूजन भी करेंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, खरीदने से पहले देख लें ये नए रेट्स। जी हां, अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि सोने की कीमतों में कल कटौती देखने को मिली। दरअसल वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में कमी हो रही है दोस्तों, जिसका असर भारतीय वायदा बाजार में भी देखने को मिला और सोने की दाम कम हो रहे हैं। हालांकि चांदी की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। मंगलवार यानी कल की बात करें तो 18 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव में 131 रुपए की कटौती दर्ज की गई। इसके बाद सोने का दाम कम होकर 50,342 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है दोस्तों। तो वहीं चांदी की कीमत में 125 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद चांदी की कीमत 56,432 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी करने वाले हैं तो आपके लिए ये शुभ समाचार हो सकता है दोस्तों। चांदी वालों के लिए नहीं
नहीं बल्कि सोने वालों के लिए। ऐसे में आपकी जो भी राय हो अपनी राय सुझाव अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।